निरर्थक हैं। ये मिशन 50 IS इसलिए सार्थक है क्योंकि यह हर साल अधिकारी बनाता है, सफलता का जो है प्रोडक्शन का एक केंद्र है, तो सफल है। और जो कोचिंग नहीं करा पाते हैं वो निरर्थक है। तो आपकी सफलताएं हम लोगों का भविष्य तय करती है, कैरियर तय करता है, ठीक है, कि तुम कितना सफल हो रहे हो। चलो, बाकी मैं उपदेशक चीजों पर कम रहता हूं, ठीक है, ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग पढ़ाई को। कल पढ़े थे PHWR और क्या पढ़े थे, PHR भी पढ़े थे ना, और क्या पढ़े थे मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। देखो यूट्यूब पर पढ़ाने का ये खामियाजा है ऑफलाइन क्लास में भी दोस्त आने लगते हैं सब। बताओ बताओ बताओ, है? और क्या पढ़े थे? अब तुम लोग बताएगा भी नहीं है? समस्थानिक समझता है बालक? आइसोटोप किसको कहते हैं? है? इससे बीपीएससी का काम चलेगा? नहीं। बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहां किया जाता है। एक समस्थानिक है कौन, कोबाल्ट 60, कभी देखा है कभी? तो अभी एकदम 10वां वाला पढ़ाई पढ़ के बीपीएससी का फतह करने चला है, कैसे पता होगा? क्या कर रहा है कि उतना पढ़ लिया है, कम है? ऐसा नहीं है। चलो सुनो, थोड़ा सा हम लोग इसी चैप्टर में समस्थानिक को भी इंक्लूड करेंगे। अब कहोगे कि सर इसमें क्यों समस्थानिक पढ़ा रहे हैं? तो समस्थानिक इसमें पढ़ाने का मेरा क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र है? क्योंकि समस्थानिक बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बिना नाभिकीय रिएक्टर के आइसोटोप नहीं बनते हैं, समझ गए? समस्थानिकों का निर्माण किया जाता है कहां? रिएक्टरों में। समस्थानिक का उपयोग कहां कर रहे हैं? उपयोग कहां कर रहे हैं? तो समस्थानिकों का उपयोग करते हैं इलाज में, ट्रीटमेंट में। समस्थानिका का उपयोग करते हैं आज तकनीकी के दुनिया में। समस्थानिकों का उपयोग करते हैं जैसे तेल पाइपलाइन है उसमें रिसाव का पता करने में। सब में एक एक को समस्थानिक लगेगा, अलग अलग लगेगा ना। एक चीज और इसी में तुम लोग को बताना चाहिए कि परमाणु अपने नाभिक में बदलाव करने के बाद ही समस्थानिक का निर्माण करते हैं। कोई सेम स्थिति में रहता है? नहीं रहता है। वहीं इसका किन किन क्षेत्रों में प्रयोग है थोड़ा सा लिख लो समस्थानिक को, फिर यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल हमने क्या पढ़ा था जी बंधु? आए? कल की क्लासेज कहां थी? आए? अरे कल कहां थे? अच्छा अच्छा, हाँ, कल पढ़ रहे थे कि भारत में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के संगठन कैसे हैं, जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे शीर्ष पर पीएमओ है, इसके नीचे AEC है, AEC है, पढ़ाया गया था। इसके नीचे ये 2 स्वरूपों में काम करता है, इस एक में 5 कंपनियां काम करती है। यही सब चीज संगठन कल पढ़े थे ना। संगठन सबका क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट था संगठन, जिन लोगों ने छोड़ा उनको पछतावा होगा। आज बात करेंगे समस्थानिक आइसोटोप पर। आज बात करेंगे आइसोटोप पर। आइसोटोप पर, आइसोटोप यानी क्या? समस्थानिक पर। आज बात करेंगे आपसे समस्थानिक पर। मित्रों, समस्थानिक कहते किसको हैं? समस्थानिक कहते किसको हैं? लिखो। समस्थानिकों को बनाने के लिए आइसोटोप, समस्थानिकों को बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिकों को बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, जहां जहां सामान्य परमाणु अपने नाभिक में बदलाव कर सामान्य परमाणु अपने नाभिक में बदलाव कर समस्थानिक बनता है। समस्थानिक बनता है। समस्थानिक बनता है। समस्थानिक बनता है। ठीक है सब लोगों का? समस्थानिकों का उद्योग फैक्ट्री सहित समस्थानिकों का उद्योग सहित चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जो VVI कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जिससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रही है। सब समस्थानिकों को पढ़ना संभव नहीं है। जैसे कोबाल्ट 60, अंग्रेजी में भी कोबाल्ट 60 और हिंदी में भी कोबाल्ट 60, उसमें टेंशन नहीं लेना है। किस क्षेत्र में? कैंसर ट्रीटमेंट में। जी हाँ, कैंसर के इलाज में। दूसरा आयोडीन 131, आयोडीन 131 कहां उपयोग हो रहा है इसका? अब ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, लिखते जाओ, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने, कोमा हृदय कोमा लीवर, हार्ट कोमा लीवर कोमा शरीर की थायराइड पर, मेरा वाला कब लिखाइएगा? लिखाएंगे। शरीर की थायराइड पर निगरानी रखने में, शरीर की थायराइड पर निगरानी रखने में, शरीर की थायराइड पर निगरानी रखने में, शरीर की थायराइड पर निगरानी रखने में। नेक्स्ट है कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन 14, जी हाँ कार्बन 14, कार्बन 14 बुड़बक कहीं का, चलो कार्बन 14। ठीक है, मजा आता है तुम्ही लोगों को पढ़ाने में, समझ रहे हैं? ऑफलाइन क्लास सबको, ऑनलाइन तो बना जाता है बॉडी सब, और दिक्कत है। सुनो कार्बन 14, कार्बन 14 का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? हाँ वाह, कितना बढ़िया बात है। और बताओ, और कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी जीवाश्म की आयु पता करने में। और कहाँ उपयोग करते हैं इसका? चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे मधुमेह पीड़ित मरीजों के पाचन तंत्र को समझने में। जो डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, उन डायबिटीज वाले पेशेंट के पाचन तंत्र पर समझने में भी इस कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। दोनों चीजों को अपडेट लिख लेना। लिखो नंबर 1 में जीवाश्म का, जीवाश्म का जीवाश्म का पता लगाने में, चाहे जीवाश्म के आयु का पता लगाने में, जीवाश्म का नहीं, जीवाश्म के आयु का, हाँ कार्बन 14, कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं उसको, वो प्रोसेस है। ठीक है, क्या लिखे वो? जीवाश्म के आयु का पता लगाने में, कोमा
कॉमा मधुमेह पीड़ित मरीजों के मधुमेह पीड़ित मरीजों के मधुमेह पीड़ित मरीजों के पाचन तंत्र को समझने में, मधुमेह पीड़ित मरीजों के पाचन तंत्र को समझने में, पाचन तंत्र को समझने में। सही है, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। आगे सुनो, कार्बन 11, कार्बन 11, कार्बन 11, कार्बन 11, कार्बन 11 कहाँ उपयोग होता है कार्बन 11 का? देखना एक बार, कार्बन 11 का मानव के इंटरनली ऑर्गन्स मतलब आंतरिक अंगों का चित्रण करने के लिए, अंदरूनी अंगों का, इंटरनल ऑर्गन्स का को कैप्चर करने के लिए या चित्रण करने के लिए, हाँ एक्सरे पीटी बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्सरे पीटी बोलते हैं उसको। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बीबीआई है, सोडियम 24, सोडियम 24, सोडियम 24, हाँ चलो ठीक है, एक गिलास लेते जाइएगा बंधु, एक गिलास लेते जाओ। सुनो, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए, ब्लड प्रेशर की जांच के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच के लिए, ब्लड प्रेशर की जांच के लिए, वही तो परिसंचरण तंत्र की जांच होती है कि प्रेशर कैसा चल रहा है जी, ठीक है। थैलियम 201, थैलियम 201, थैलियम 201, थैलियम 201, लिखो इसको, प्रेम से लिखो, थैलियम 201 हृदय की ऊतकों की जांच के लिए, हृदय की ऊतकों के जांच के लिए, थैलियम 201 जिसका कहाँ यूज करते हैं? हृदय के ऊतकों की जांच के लिए, हाँ टिश्यू ऑफ हार्ट, ठीक है, टिश्यू ऑफ हार्ट, एग्जामिन द टिश्यू ऑफ हार्ट, हृदय के ऊतकों की जांच के लिए। नेक्स्ट इसी में उपयोग करते हैं हम लोग यूरेनियम 235, कहाँ उपयोग करते हैं भाई? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हाँ लेकिन मूल रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, याद रखना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाँ बात कर लेते हैं उस पर, आगे लिखो कुछ और, वही तो बोले कि कुछ इंपॉर्टेंट करवा देते हैं। हाँ, इरेडियम में होता है 192, जो बॉयलर्स और विमानों में दरारों का पता लगाने के लिए एडियम का प्रयोग किया जाता है, तो लिख लो इरेडियम 192, इरेडियम 192, इरेडियम 192। ये फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, किसी बुक वगैरह का सहारा लेके लिखो इरेडियम 192। इसमें विमानों में दरारों का पता लगाने के लिए, विमानों में दरारों का पता लगाने के लिए,
एक और इंपॉर्टेंट आता है कैलिफोर्नियम 252, कैलिफोर्नियम 252, कैलिफोर्नियम 252, कैलिफोर्नियम 252, ठीक है। कैलिफोर्नियम 252, कैलिफोर्नियम 252, इसका प्रयोग करते हैं मृदा में नमी की जांच के लिए, मृदा में नमी की जांच के लिए। मृदा में नमी की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, अपने मूल चैप्टर की ओर लौटते हैं। एक बार पढ़ क्या रखे थे हम लोग, कल को कंटिन्यू करना। एक कुछ फैक्चुअल बातें थी जिसको हमने लिखवा दिया। कल हमने पढ़ा था मित्रों कि भारत में मृदा की क्या स्थिति रही है, ठीक है। एक चीज आप लिख लेना आज, भारत में परमाणु कार्यक्रम की विशेषताएं, भारत के परमाणु कार्यक्रम की विशेषताएं, ये मुख्य टॉपिक्स होगा आज का, भारत के परमाणु कार्यक्रम की विशेषताएं। भारत अपना जो स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है, चला रहा है, फोकस यहां करो मेरे भाई, क्लास में करो, ठीक है। भारत में परमाणु कार्यक्रम की क्या विशेषताएं रही हैं, उसे कुछ लाभ बताओ कि हमारे परमाणु कार्यक्रम क्यों विशेष है, विशेष स्पेशल है कि क्यों ये स्पेशल है, क्यों स्पेशल है। तो इसकी जो मूल विशेषताएं हैं ना बंधुओं, इसके स्पेशलाइज्ड होने की, तो इसकी मूल विशेषताओं में जो शामिल है वो क्या कहोगे कि सर ये स्वदेशी होगा। ये कैसा होगा, स्वदेशी होगा। हमें अब ना रसिया ना फ्रांस और नहीं हमारी डिपेंडेंसी अब अमेरिका पर होगी, हम अपना बना रहे हैं। अपना कौन सा बना रहे हैं, याद है आप लोगों को? क्या करें, मारते पीटते तो हम नहीं है, हिंसक आदमी नहीं है, लेकिन डांटेंगे बहुत। कल ही सब पढ़ाई हुआ है कि हम अपना स्वदेशी कौन बना रहे हैं, HWR। कल नहीं पढ़ा है क्या है? अरे हम अपना स्वदेशी रिएक्टर कौन बना रहे हैं, AHWR। AHWR मीन्स एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। ये हमारा स्वदेशी है। स्वदेशी में हमारी क्या तकनीक काम कर रही है, तो स्वदेशी में जो हमारी तकनीक काम कर रही है मित्रों, कि हम थोरियम से यूरेनियम बनाने पर काम कर रहे हैं, थोरियम से यूरेनियम बनाने पर काम कर रहे हैं। सही ना, ले लेंगे क्या कष्ट करिएगा, हम ले लेंगे। हम थोरियम से हम यूरेनियम बनाने पर काम कर रहे हैं, और थोरियम से यूरेनियम बनाने में सफल हुए तो हम आत्मनिर्भर रहेंगे। अब किसी के सामने यूरेनियम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग घर जाकर के क्यों नहीं पढ़े, गुनाह है, ये गुनाह है, ऐसे गुनाह से बचे, ठीक है। सुनिए, आइए, तो विशेष क्या है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम स्वदेशी है। स्वदेशी होने के कारण लागत क्या आएगा, कम आएगा। याद रखना, विश्व में सबसे सस्ता कार्यक्रम हम ही लोग करते हैं। जब भारत सरकार, जब इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया और मंगलयान अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, तो हमारे प्रधानमंत्री सर ने उद्घोषणा किया। उद्घोषणा तो करते ही है कि देखो, एक मूवी बनी थी ग्रेविटी, 350 करोड़ अप्रॉक्स की मूवी थी, फ्लॉप मार दी थी। उसी समय की घटना है ये, तो उन्होंने मूवी से जोड़ दिया कि एक मूवी बनी ग्रेविटी जो 350 करोड़ की फेल कर गई, और एक हमारे साइंटिस्टों ने उतना ही बजट में मंगलयान को मंगल पर पहुंचा दिया, रियल में। दूसरा बात सुनो, उन्होंने इसे जोड़ दिया कि जितना में भारत में ऑटो भाड़ा होता है ना,
उतना में मंगलयान पृथ्वी पर से मंगल तक पहुंच गया है। मतलब क्या समझे कि भारत का सबसे सस्ता स्पेस या अन्य तकनीकी प्रौद्योगिकी भारत में है, तो लागत कम होगा। तीसरा क्या होगा कि हमारे पास ऊर्जा के, एनर्जी के स्कोप बढ़ेंगे, एनर्जी का स्कोप बढ़ेगा, ऊर्जा की समस्याएं नहीं होगी। नेक्स्ट क्या होगा कि हम थोरियम में आत्मनिर्भर है। एक कंटेंट जितना लिख दे रहे हैं ना, इतना ही से मेंस का क्वेश्चन लिखा जाएगा। नहीं लिखाएगा क्या? जिससे नहीं लिखाएगा वो समझा कि पढ़ने के रूप में वो मृत रूप में है। हाँ, पढ़ाई में वो मृत भाव से पढ़ा है, उसकी भावात्मक प्रवृत्तियां मृत रही है। ठीक है। अब अंग्रेजी में इसी शब्द को बोलना मुश्किल हो जाएगा, उसको डेड मैन थोड़े बोल देंगे जी। अंग्रेजी शब्द बहुत खतरनाक शब्द है, ठीक है। हाँ, उसको बोल देंगे कि वो अनसेंसिटिव रहा है, अनसेंसिटिव है, ऐसे बोलेंगे उसको। चलो सुनो, एनर्जी हमारे पास पर्याप्त मिलने लगेगा। फिर इसको कहना कि हम थोरियम में आत्मनिर्भर हैं, हम थोरियम के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हैं। और इससे भी आगे कि हम लोग FBR लेकर के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको डील करवा दें, आके इतना ही पर छोड़ दें। चरण वाइज डील करवा दें। हाँ, तो तुम ही लोग कह रहा है कि जल्दी जल्दी सर पढ़ाई ही दीजिए, ठंडा लग रहा है। जल्दी पढ़ाएंगे तो चीजों को हमको डायग्राम में बांधना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, जितना संभव है कराएंगे। क्लासें चलेंगी, खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से भी है कि क्लास पूरा पढ़ाना है। नंबर 1 लिखो, भारत का त्रिचरणीय, मतलब 3rd स्टेजेज, त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम, त्रिचरणीय 3rd स्टेजेज परमाणु कार्यक्रम स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। का पहला चरण 1985, जबकि दूसरा चरण, पहला चरण 1985, जबकि दूसरा चरण 2017-18 में पूरा किया गया। वहीं परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग क्या बोलते हैं? DAE, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE के मुताबिक तीसरा चरण कब पूरा कर लिया जाएगा? 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा चरण 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। तीसरा चरण कब पूरा किया जाना है?
हाँ, 2030 तक तीसरा चरण भी पूरा कर लिया जाएगा। दिक्कत है किसी को? नहीं है। आगे लिखो। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का नंबर सेकंड भारतीय परमाणु कार्यक्रम का अंग्रेजी में दिक्कत है, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का तीसरा चरण थोरियम आधारित है, जो घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत के तटीय इलाकों में मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो। भारत का नाभिकीय कार्यक्रम भारत का नाभिकीय कार्यक्रम अपशिष्ट समझते हो ना? वेस्ट अपशिष्टों का कम से कम उत्पादन करता है। हम लोग के यहाँ देखा है कभी भारत इतना यूज किसी ने सीखा है क्या? कहें अरे भारत ने जो यूज सीखा वस्तुओं का, संसाधनों का, वो विश्व के किसी देश के पास है? नहीं है। हम लोग का पैजामा फट जाता है गांव में, जाकर के देखना। तुम समृद्ध हो लेकिन गांव में एक बड़ी जनसंख्या ऐसे निवास करती है, तो पैजामा फट गया तो तकिया का खोल बन जाता है। तकिया फट गया तो फिर बाइक पोंछने के लिए बन जाते हैं। जब उससे भी मन भर जाता है तो रूम में पोंछा लगना शुरू हो जाता है कि नहीं? और जब ठंडी आता है तो कभी कभी कुछ नहीं मिलता है तो बाद में पोंछा पुराना हो गया तो उसको भी जला उला के फिट कर देते हैं। देख रहा है? तो हमारे यहाँ जो है स्थिति, स्टेटस क्या है कि नाभिकीय एनर्जी में भी कि थर्ड चरण जो हम डेवलप कर रहे हैं AHWR को, मित्रों इसके जो अवशिष्ट बचेंगे ना वो सेकेंड चरण में जाकर के ईंधन हो जाएंगे। क्या कमाल की बात है। जो पढ़ेगा वो ना सीखेगा कि इंडिया क्या काम कर रहा है। ना तो गांव के नेता जो है लाई पकौड़ी खा के घूमने वाला आदमी सब क्या सोचेगा? हाँ, वो तो कहेगा कि रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले रोड घटता जा रहा है, भारत बर्बाद होता जा रहा है। पकड़ के समझाइए उसको। हाँ, महंगाई बढ़ते जा रही है। कह दीजिए कि रुपया अगर बराबर कर दिया जाए ना, कल भारत बिक जाएगा। उसको थोड़ा समझ है ये बात, समझ है? कभी नेपाल का करेंसी देखो तो हम लोगों से कमजोर करेंसी है कि नहीं है? नेपाल के अंदर उसके रिजर्व बैंक पर यह निर्भर करता है कि वो अपने रुपये का क्या मानक रखेगा। कल हम लोग के बराबर कर देगा, नेपाल बिक के आ जाएगा इंडिया में।
क्यों? ये अलग कंसेप्ट है, ये बहुत अलग कंसेप्ट है। इसीलिए कमजोर देश वाला अपना वैल्यू कम करके रखता है, ना तो खतरा हो जाएगा। सुनो, बात सुनो पहले, जहां है साइंस एंड टेक पर बातें रहेगी हमारी, नहीं तो हम भटकते बहुत है। अगर भटक गए कोनो सब्जेक्ट में तो बहुत अंदर चल जाते हैं, इसलिए इसमें टाइम कम है, इसलिए भटक नहीं रहे हैं। देखो कैसे मेरे भाई, कल हमने पढ़ा था कि AHWR में जो हम थोरियम यूज कर रहे हैं, इस थोरियम से यूरेनियम 233 निकालेंगे। यूरेनियम से क्या प्राप्त कर रहे हैं? यूरेनियम 233। और जैसे ही यूरेनियम 233 का यूज होगा, इसके बाद जो इसके अवशिष्ट बचेंगे वो यूरेनियम 235 के रूप में बचेगा। यूरेनियम 235 के रूप में बचेगा। अब बताओ, यूरेनियम 235 ईंधन है कि नहीं है? और भारत का परमाणु विभाग तो ये घोषणा किया है कि दूसरे चरण के बाद हमारे पास कोई वेस्ट नहीं होगा, हम सब खत्म कर लेंगे उसी लिए। इसलिए हमारा थर्ड स्टेजेज बहुत इंपॉर्टेंट है और 2023 तक के 30 तक के परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा। 30, 31, 32 में भी आने की संभावना रहेगी। तो थर्ड स्टेज को आप लोग अपडेट करके रखना। नाम AHWR हमने उस दिन पढ़ा दिया है कि ईंधन क्या होगा, मंदक शीतलक क्या होगा, और उसमें नियंत्रक के रूप में कौन सी छड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, पढ़ा है ना। आज हमने पढ़ा लिया कि थर्ड स्टेज में क्या स्थिति बनेगी। लिखो लिखो एक लाइन में। भारत का नाभिकीय कार्यक्रम अपशिष्टों का कम उत्पादन करता है। एक चरण से निकलने वाले अपशिष्ट, एक चरण से निकलने वाले अपशिष्ट दूसरे चरण में, एक चरण से निकलने वाले अपशिष्ट दूसरे चरण में ईंधन की तरह कार्य करते हैं, वहीं अंतिम चरण में अपशिष्ट निकलते ही नहीं है। अंतिम चरण में अपशिष्ट निकलते ही नहीं है। देखो, भारत का परमाणु कार्यक्रम अपने लागत के मुकाबले, भारत का परमाणु कार्यक्रम अपने लागत के मुकाबले अधिक दक्ष है। अपने लागत के मुकाबले अधिक दक्ष है। अपने लागत के मुकाबले अधिक दक्ष है। ये ठीक है। अर्थात इंग्लिश वाले दिक्कत होगा तो बोल देना हमको। मतलब स्किल्ड, इफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट है। स्किल्ड या सफिशिएंट है। सुनो, लिखो क्या लिख रहे हैं। जिससे कम लागत पर अधिक ऊर्जा पैदा हो रही है। ज्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को। लेस कॉस्ट मोर एफिशिएंसी, ऐसे लिख लो, कितना आसान रहेगा। इंडिया परमाणु प्रोग्राम इज स्पेशल बिकॉज हियर लेस या शॉर्ट कॉस्ट एंड मोर एनर्जी। सेंटेंस एकदम
शानदार है, पढ़ने वाले भी झूमेंगे। ठीक है, अच्छे लिखिए। तीसरा लिख लो। विश्व ने भारत के तकनीकों का सम्मान किया है। विश्व ने भारत के तकनीकों का सम्मान किया है। प्राउड ऑफ इंडियन टेक्निक इन वर्ल्ड। इसलिए परमाणु तकनीक संपन्न राष्ट्र, इसलिए परमाणु तकनीक संपन्न राष्ट्र, परमाणु तकनीक संपन्न राष्ट्र का दर्जा भी भारत को प्राप्त है। परमाणु तकनीक संपन्न राष्ट्र का दर्जा भी भारत को प्राप्त है। ये हम परमाणु बम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम परमाणु एनर्जी पर बात कर रहे हैं। पता है ना, रिएक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, बम नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसमें बम वाला मत घुसाना लाके कि सर परमाणु परीक्षण नहीं पढ़ाए सर। कि कैसे पहला परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में छुपा छुपा के हुआ था और अमेरिका अपना एकदम पैनी नगर बनाए रखा था। तो हमारे देश के साइंटिस्टों ने फिर आगे प्रयास किया। सेकंड परीक्षण में भी अमेरिका की पैनी नजर थी, तो बैलगाड़ी पर लाद के ले गया गया, है ना तुम लोगों को, बैलगाड़ी पर ले गया गया। कलाम साहब नेतृत्व कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी यशस्वी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साहस दिखाया। अब विस्फोट जैसे ही सफल हुआ कि उद्घोष किया कि हमारा परमाणु भड़क गया और बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारी परमाणु सिद्धांत क्या है ये नहीं पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ मिलेगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए पता है? आईआर पढ़ोगे ना, तो ये आईआर का पोर्शन है। आईआर में ये सारी चीजों को पढ़ना है। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम ये हैं। ठीक है, हाँ, दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। आगे लिखो। परमाणु तकनीक संपन्न राष्ट्र का दर्जा दिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंदर रहते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंदर रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंदर रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंदर रहते हुए पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ परमाणु तकनीक को साझा करने पर विचार कर रहा है। परमाणु तकनीक को साझा करने पर विचार कर रहा है। अब एक बड़ी समस्या है, ITER सुना है नाम इसी में, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ITER पढ़ा दे क्या? नई चीज है। ITER थोड़ा नया चीज है, पढ़ लेना। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर इंटरनेशनल
थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, रिएक्टर ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER, ITER। सबका ठीक है? अब यह है क्या भाई, बात इस पर करनी है। सुनो, यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा निर्माण करेगी। इसमें विखंडित ऊर्जा नहीं है, संलयित ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक का जितना रिएक्टर पढ़ा है उसमें विखंडन है कि संलयन है? विखंडन है, उसमें संलयन नहीं है, उसमें विखंडन है, फ्यूजन है, उसमें फ्यूजन से। और यहां क्या कर रहा है कि संलयित करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रयास की जा रही है। और इसमें 7 देश शामिल हैं इस रिएक्टर का निर्माण करने में। 7 देश, अमेरिका, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और रूस। रूस बोला है कि इसमें से हम भागेंगे, भागा नहीं है, बोला इसमें भागेंगे। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस परियोजना को कृत्रिम सूर्य नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल सन। क्वेश्चन यहां से IAS में अप्रोच करेगा, बीपीएससी भी कर सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने वो दामन पकड़ लिया है यूपीएससी का कि तुम जिधर चलोगे उधर ही चलेंगे, प्री में, मेंस में नहीं, ठीक है, और धीरे धीरे अग्रसर है। इसलिए कभी भी प्री को हल्का नहीं आंकना है। बीपीएससी में एक ही चीज पर फोकस करना है कि प्री कैसे एक बार में मार दिया जाए। सुनो, कहां मशगूल है बालक? तुम सूर्य बना रहा है कॉपी पर, क्या कहां खोया है? फिजिकली अपीयरेंस क्लास में है और मेंटली कहां हो? घर में। कह रहा है कि सर घर पे याद आ रहा है। क्या? तो मम्मी के हाथ का खाना। बाकी मत सोचना कुछ क्या याद आ रहा है? मम्मी के हाथ का खाना होना याद आता है। ठंडी का दिन, थोड़ा हटाओ, बंद करो, वो सब बातें नहीं होगी इसमें। अब इस परियोजना को क्या कहा गया है? कृत्रिम सूर्य नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य में ऊर्जा का कारण भी संलयन है और ITER में ऊर्जा का कारण भी संलयन है। ITER का Q फैक्टर 10 है, अर्थात इसे टेकोमैक में गर्म करने के लिए 500 मेगावाट बिजली दी जाएगी और 10 गुनी बिजली ये पैदा करेगा। यही है, थोड़ा सा लिख लो 2 लाइन में, जो इंपॉर्टेंट है लिखो। यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो 500 मेगावाट बिजली देगी या ऊर्जा उत्पादन करेगी संलयित तरीके से। $500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेगा? संलयित तरीकों से करेगा। लिख लो, इसे कृत्रिम सूर्य परियोजना भी, इसे कृत्रिम सूर्य परियोजना भी कहा जाता है, जिसमें कुल 7 पक्ष शामिल हैं। जिसमें कुल कितने पक्ष शामिल हैं? जी हाँ, 7 पक्ष शामिल है बंधुओं, जिसमें 7 पक्ष शामिल हैं। 7 पक्ष शामिल हैं। कौन कौन से 7 पक्ष शामिल है इसमें? तो नंबर 1 यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 क्या है? यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 है यूरोपियन यूनियन। सेकंड अमेरिका।
यूरोपीय यूनियन, नेक्स्ट है यूएसए, उसके बाद इंडिया भी है इसका एक पक्ष इसका चाइना भी है, एक पक्ष इसका साउथ कोरिया भी है, एक पक्ष इसका जो है रसिया भी है, एक पक्ष इसका रसिया भी है मित्रों, वहीं एक पक्ष इसका जापान है। एक पक्ष कौन? जापान भी है, एक पक्ष जापान भी है। इसके लाभ क्या, इसके लाभ क्या है? आगे इस पर क्वेश्चन मेंस में आएंगे, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल्स कर लेना है। इसके लाभ क्या है? इसके लाभ क्या होने हैं बंधुओं? कहोगे कि सर इसके लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, इस रिएक्टर से नाभिकीय दुर्घटना होने के आसार कम है, मतलब बहुत कम चांस है। आसार कम है। एवं नाभिकीय विकिरण फैलने की आशंका कम है। नाभिकीय विकिरण फैलने की आशंका कम है। नाभिकीय संलयन रिएक्टर से, आगे लिखो, नाभिकीय संलयन रिएक्टर से अपशिष्ट माने वेस्ट बाहर नहीं निकलते हैं। अब देखो हम लोग का इसरो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ के बतियाया है। इसमें बात करें तुम लोग से, इसरो पर बात करनी चाहिए। अब चंद्रमा पर इसरो ने कहा कि हम लोगों ने भेजा है अपने चंद्रयान-1 चंद्रयान-3 को, तो हमने देखा है कि चंद्रमा के चट्टानों पर हीलियम गैस है। हीलियम किस फॉर्म में है? वहां गैसीय फॉर्म में है। हीलियम-3 है, ये भी याद रखना, केवल हीलियम नहीं, हीलियम-3 है। ये सोचने का पॉइंट है कि जो चंद्रमा के सतह पर उसके चट्टानों में हीलियम-3 है, उसके चट्टानों में हीलियम-3 है, नाम याद रहेगा। ये हीलियम-3 को पृथ्वी पर लाया जाएगा और हीलियम-3 से हम प्राप्त करेंगे नाभिकीय संलयन की विधि से ऊर्जा, और पूरा पृथ्वी ऊर्जा से जगमगाएगी। चंद्रमा की ऊर्जा से पृथ्वी पर काम चलेगा, इसरो ने कहा है। तो इसरो कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अरे हमारे अपने इसरो पर भरोसा है ना, हमारा इसरो लंफन नहीं बोलता है। और हमारा इसरो पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी की तरह, छोड़ो नहीं बोलेंगे कि नहीं है, भविष्यवाणियों से थोड़े चलता है कि तुम जाओ भारत में गिर जाना, उधर गिर जाता है पाकिस्तानी में ठीक है, हमने जहां के लिए फोकस किया है वहीं पर गिरता है। ठीक है, हटाओ।
तो ये थोड़ा सा करंट चीज था। नेक्स्ट हम लोगों का एक टॉपिक कर लेना, न्यूक्लियर वेस्ट, नाभिकीय अपशिष्ट। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, नाभिकीय अवशिष्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, नाभिकीय अपशिष्ट। ये सब संसाधन है, ये सब क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? अरे पढ़ रहे हैं वो क्या है? संसाधन किसको कहते हैं? पढ़ता का नहीं है तुम लोग? वो ट्रांसलेटर का नौकरी लगेगा। ये कौन बात है ना। आज एनसीईआरटी पढ़ाए हैं 10th क्लास का, पूरा 2 घंटा क्लास चला है और कंप्लीट क्लास उस संसाधने पर है। सही है। आप लोग नहीं पढ़िएगा सारा व्यवस्था के बाद तो कैसे होगा? ये बात ठीक है? नहीं है। अब इस क्लास में भी डिस्कस करें तो अच्छा नहीं है, समय आपका खराब होगा, लेकिन थोड़ा सा तो हिंट्स कर ही देंगे। देखो संसाधन क्या है, तो जिसका उपयोग हो, जिसका उपयोग हो, मानव जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने वस्तुओं सेवाओं का उपयोग कर रहा है वो सब क्या है हमारे लिए? जिसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, संसाधन नहीं है। संसाधन में क्या पक्ष शामिल है ये बताओ? संसाधने पढ़ रहे हैं ना, ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं, तुम लोग संसाधने नहीं बताएगा तो कैसे काम चलेगा? अब सुनो, संसाधन में क्या इंपॉर्टेंट है रे मेरे भाई? तो कहोगे कि सर कोई भी वस्तु मूल रूप से हम लोग इसे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, फिर इसमें अपना प्रौद्योगिकी लगाते हैं, अपना प्रौद्योगिकी माने तकनीकी को लगाते हैं कि नहीं? और इस वस्तु का मूल्य हो जाता है। बिना मूल्य का संसाधन होगा? जहाँ के मूल्य ना, वो संसाधन नहीं होता है। मानवीय संसाधन है, उसका मूल्य हो जाता है। और क्या कहोगे कि सर ये आर्थिक दृष्टिकोण से तो है ही, सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य हो, सामाजिक रूप से स्वीकार हो। अब शराब संसाधन है, शराब को क्या कहोगे? कहोगे सर जो पीते हैं उनके लिए संसाधन है और जो नहीं पीते हैं उनके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? उनको क्रिटिसाइज कहाँ किया जाता है? हाँ, समाज पर, कि समाज में स्वीकार्य नहीं हो। तो इन चीजों को एक बार पढ़िए। अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो सब चीज को कंटिन्यू करो ना, ठीक है? देखो जाकर के, आज इधर से निकलना तो जाके देखना कितना थ्रू आउट पढ़ाया गया है, ठीक है? लाइन बाई लाइन, एक एक लाइन को, एक चैप्टर 2 घंटा में पढ़ाया है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और हम सोचते हैं कि YouTube पर भी पढ़ा रहे होते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कंटेंट दे दें। थोड़ा हटाओ, आओ। अपशिष्ट, वेस्ट पर बात कर रहे थे, वेस्ट पर बात कर रहे थे हम लोग, वेस्टेज पर बात कर रहे थे, वेस्ट पर बात कर रहे थे, मतलब अपशिष्ट। अपशिष्ट हमारी बात कहाँ हो रही थी? अपशिष्टों को लेकर के बात हो रही थी। तो नाभिकीय जो न्यूक्लियर वेस्ट है, तो नाभिकीय रिएक्टर के संपर्क में आने वाला वेस्ट किसको कहते हो? तो कहना कि सर नाभिकीय रिएक्टर के संपर्क में आने वाला वस्तु और जो भी सामग्री है उन सब को न्यूक्लियर वेस्ट में रखा जाएगा। कोई दिक्कत? न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर के संपर्क में, टच में आने वाला हर वो प्रोडक्ट और न्यूक्लियर प्रोडक्ट न्यूक्लियर वेस्ट का पार्ट्स होगा। इसको 2 भागों में बांट देते हैं। अपशिष्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन 2 पार्ट्स हैं इसके? अपशिष्टों के कौन कौन से 2 पार्ट है बंधु? बताओ। नहीं, कबार फट जाएगा सबका। कहोगे कि सर एक ज्यादा जोखिम वाला होगा। कल तरीका ना बताए थे जी, एगो मूवी का एग्जांपल देके बताए थे कि ना बुझाई तो का कहिए, ना बुझाएगा तो कैसे समझाना है। कल बताए थे कि नहीं? कौन मूवी का?
कहते कि अभी एगो 12 फेल आया था, उसमें देख रहा है हमको लाइन बहुत पसंद आया कि मनोज शर्मा ने एक बार अपने सरदार से कहा कि हमसे नहीं होगा आईएएस। बोले क्यों नहीं होगा? तो देखो इसमें सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है, हम तो कंप्यूटर जानते ही नहीं है, कंप्यूटर कहते किसको है, तो सुपर कंप्यूटर क्या लिखेंगे? कितना बढ़िया समझाइए कि नहीं बुझाता है तो उसी को थोड़ा बढ़िया बना के लिखो कि जो कंप्यूटर के तुलना में 100 गुना तेजी से काम करे उसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। हजारों गुना लिख दो, 5000 गुना लिख दो, सुपर कंप्यूटर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कोई टेक्निकल चीज है नहीं है। तो उसी तरह ये वेस्ट में लिखना था। तो जब बात सक्रियता की हो रही है तो क्या कहते कि सर एगो ज्यादा सक्रिय होगा आ एगो कम सक्रिय होगा, एगो ज्यादा जोखिम वाला होगा आ एगो कम जोखिम वाला होगा। बात ही होगी ना कि एक उच्च जोखिम वाला हाई डेंजर्ड और दूसरा निम्न जोखिम वाला लो डेंजर्ड। अब हाई डेंजर्ड में क्या आएगा कि ऐसा अपशिष्ट वेस्ट जिनसे अधिक मात्रा में विकिरण हो वो हाई डेंजर्ड है, उच्च जोखिम वाला वेस्ट है। इसमें अधिक मात्रा में विकिरण हो आज जो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहा हो, जैसे बचा हुआ ईंधन। अब ये छड़ में, जिस छड़ में ईंधन का प्रयोग करते हैं, इसमें यदि कहीं थोड़ा सा अवशिष्ट बचा हो, अलो कहला लागल रहा, इसमें लगा हुआ बच गया था, उसे भी तो रेडिएशन हो जाएगा ना? रेडिएशन होगा कि नहीं? उससे हो जाएगा। दूसरा मंदक और शीतलक, मंदक और शीतलक ये भी इसी में आएंगे। तीसरा निम्न जोखिम वाला, ये भी इसी का पार्ट बनेगा। जैसे यूनिफॉर्म, जो कर्मचारी यूनिफॉर्म पहन के उसमें काम कर रहे हैं तो उनका यूनिफॉर्म किस क्षेत्र में डालोगे? तो निम्न जोखिम वाला है, वो डायरेक्ट टच में कभी रहा है? नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसको लिखो, फिर इसके वेस्ट कैसे करते हैं ये भी बता देते हैं। और अभी पूरा रिएक्टर का हमको फिगर भी दिखाना है, एक और रिएक्टर कैसे होता है, कैसे मंदक काम करता है, कैसे उसमें शीतलक काम करता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बात करेंगे आज हम लोगों के जितने टेक्निकल लोग हैं कि इसमें वीडियो चल जाएगा कि नहीं, नहीं तो सब दिखा देंगे कि देखो कैसे चल रहा है और कैसे मंदक शीतलक काम कर रहे हैं। ठीक है, लिखो। सक्रियता के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला उच्च जोखिम वाले अवशिष्ट, हाई डेंजर्ड वेस्ट, उच्च जोखिम वाले अवशिष्ट। ऐसे अपशिष्ट, ऐसे अपशिष्ट जिनसे अधिक मात्रा में विकिरण हो रहा हो, ऐसे अपशिष्ट जिनसे अधिक मात्रा में विकिरण हो रहा हो, अधिक मात्रा में विकिरण हो रहा हो, जो प्रत्यक्ष रूप से विकिरण के संपर्क में रहा हो, जो प्रत्यक्ष रूप से विकिरण के संपर्क में रहा हो, जैसे अपशिष्ट, कौमा ईंधन, कौमा मंदक, अपशिष्ट, ईंधन, कौमा मंदक, कौमा शीतलक, व नियंत्रक। जो लोग कल नहीं थे उन लोगों को ये सब सामान, ये सब नमवा आप लोगों को अबू नहीं लग रहा है जी कि मंदक, शीतलक, नियंत्रक की क्या पढ़ाई हो रहा है? लेकिन जो पढ़ा होगा मजा आ रहा होगा ना? ठीक नहीं है।
तू पाकिस्तान की तरफ भविष्यवाणी करके मारेगा कि मंदा किसको बोलते हैं सर। अरे बुढ़बा कहीं का, सब प्रकार के रिएक्टर में अलग प्रकार के मंदक शीतलक, अलग प्रकार के नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। किसी में भारी जल तो किसी में सामान्य जल करते हैं। तो ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किसमें क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी का कॉपी लेके आप लोग उसको जिरोक्स करा लीजिए, ना तो फोटो खींच लीजिएगा। आगे लिखो, निम्न जोखिम वाले अपशिष्ट, जोखिम वाले अपशिष्ट, ऐसा अपशिष्ट ऐसा अपशिष्ट जिसमें जिसमें विकिरण का स्तर उच्च हो, ऐसा अपशिष्ट जिसमें विकिरण का स्तर क्या हो, उच्च हो। हाँ सॉरी, निम्न हो, लो रेडिएशन हो। ठीक है, निम्न हो। जैसे जैसे यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म, कॉमा, टरबाइन में, टरबाइन के उपकरण, टरबाइन के उपकरण, पार्ट्स ऑफ टरबाइन, टरबाइन के उपकरण, जो टरबाइन लगा होता है ना, जिसमें मंदक शीतलक चलते हैं उसके। ठीक है, इसी चीज के लिए मैं फिगरवा दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें क्लियर होगी। पहले पढ़ लो, आगे लिखूं, हेडिंग लगा लूं। नाभिकीय अपशिष्टों को निपटान करने की प्रक्रिया, नाभिकीय अपशिष्टों को निपटान करने की प्रक्रिया, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज। ठीक है, निपटान करने की प्रक्रिया। नंबर 1, नाभिकीय अपशिष्टों के, नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए, निपटान के लिए कांचीकरण प्रक्रिया, कांचीकरण प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए बोल देते हैं कांचीकरण प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। अब कांचीकरण माने उसको ग्लास बनाया जाता है, कांचीकरण, कांचीकरण। ठीक है, क्या, कन्वर्ट टू ग्लास, कांच माने ग्लास। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत नाभिकीय अपशिष्टों को, नाभिकीय अपशिष्टों को बदला जाता है। नाभिकीय अपशिष्टों को किसमें बदलते हैं, जी हाँ, ठोस में बदला जाता है। ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। कई चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, इस चरण में, इस चरण में नंबर 1, पहले चरण में
नाभिकीय कचरों को, न्यूक्लियर वेस्ट को जोखिम के आधार पर बांटा जाता है। इसको कैटेगराइज किया जाता है। क्या करते हैं? बस कैटेगराइज करते हैं मित्रों। जोखिम के आधार पर बांटा जाता है। कैटेगराइज्ड ऑन रिस्क। ठीक है, कैटेगराइज्ड ऑन रिस्क। बहुत बढ़िया, अच्छा है, अद्भुत है तुम लोग। सबका ठीक आ रहा है? नेक्स्ट बातें करेंगे इस पर। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है बंधु? तो सेकंड प्रक्रिया में लिखो, इस चरण में अपशिष्टों के साथ सिलिका मिलाया जाता है। इस चरण में अपशिष्टों के साथ क्या करते हैं? सिलिका मिलाया जाता है। इस चरण में जो वेस्ट है, इस वेस्ट के साथ क्या करते हैं? सिलिका को मिलाया जाता है। दिक्कत है? अपशिष्टों के साथ सिलिका मिलाया जाता है। आगे नंबर 3 लिखिए, सिलिका मिले मिश्रण को, इस सिलिका मिले मिश्रण को उच्च तापमान पर, सिलिका मिले मिश्रण को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। सिलिका मिले मिश्रण को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है बंधुओं। नंबर 3 लिखो, सिलिका मिले मिश्रण को, चाहे हाँ लिख लो, सिलिका मिले मिश्रण को, ये हो गया, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट लिख लो, जिससे वे पिघली अवस्था में आ जाए, माने जो सॉलिड फॉर्म था, सॉलिड से कहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। उच्च ताप पर गर्म किया जाता है जिससे वे लिक्विड फॉर्म में आ जाए। दिक्कत है? एकदम प्रोसेस, पहला प्रोसेस हमने क्या किया कि इसको कैटेगराइज कर दिया। किस आधार पर? तो रिस्क के आधार पर। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा? सेकंड प्रोसेस क्या है कि सिलिका को मिश्रण करके और इसको अवशिष्टों को मिलाया जाता है। सिलिका मिला दिए, फिर सिलिका को हमने हीट किया, इसको गर्म किए। कब तक गर्म करेंगे? जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। इतना ही पढ़ा है ना? नेक्स्ट एक और लिखो, पिघले हुए मटेरियल को, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इस पिघले हुए मटेरियल को स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में भरा जाता है। स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में भरा जाता है। स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में भरा जाता है और ठोस तक ठंडा किया जाता है, और ठोस होने तक ठंडा किया जाता है। ठोस होने तक ठंडा किया जाता है इसको। ठोस होने तक ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, जमे कंटेनर को, जमे कंटेनर को जमे कंटेनर को विशेष रसायनों से
विशेष रसायनों से लेप लगाया जाता है। विशेष रसायनों से लेप लगाया जाता है। अब इसकी गंभीरताएं समझ में आ रही होगी। इतना प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ दुर्घटना का भी हम उदाहरण ले लेंगे। जमे कंटेनर को विशेष रसायन से लेप लगाया जाता है जिससे विकिरण बाहर न आ सके, जिससे रेडिएशन क्या हो, बाहर न आ सके। लास्ट पॉइंट लिखो, उच्च जोखिम वाले कंटेनर को, उच्च जोखिम वाले कंटेनर को गार्भिक रूप से, गार्भिक रूप से स्थिर क्षेत्र में, भूगार्भिक रूप से स्थिर क्षेत्र में गहराई में दबा दिया जाता है। गहराई में दबा दिया जाता है बंधुओं, इसे गहराई में दबा दिया जाता है। गहराई में दबा दिया जाता है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसी संभावना रहती है कि अगर इसको अच्छे स्टेबल क्षेत्रों में नहीं डाला जाएगा तो क्या समस्या होगी। हाँ, कभी भूकंप आया। अब भूकंप में क्या होता है, भूकंप में होता क्या है, भूकंप है क्या, कहोगे सर आंतरिक बल का, इंटरनल फोर्स का बाह्य बल के रूप में निष्कासन का परिणाम ही भूकंप है। होता है कि नहीं। तो दिक्कत है, कितने किताबों को पढ़ोगे, जब तक अपना चेतना नहीं विकसित करोगे मुश्किल रहेगा। तो जहां वहां से अगर नीचे दबाए हो और कहीं बाहर निकल गया तो सरकार, परमाणु विभाग, ये सब तो सोच रहा है कि हमने उसको निपटान कर दिया, लेकिन भूकंप के बाद वो बाहर निकल के खोजने लगेगा। बहुत बढ़िया, आगे। और क्या पढ़ लेना इसमें, फुकुशिमा दुर्घटना भी थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना था। एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत का, लिखिए आप लोग भी जो लोग पढ़ रहे हैं, भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत का परमाणु कार्यक्रम, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम, इतना ही लिखना है, ठीक है। भारत का परमाणु कार्यक्रम विश्व के समकक्ष सिमिलर, विश्व के समकक्ष कार्यक्रमों में, विश्व के समकक्ष कार्यक्रमों में अधिक सुरक्षित है, अधिक सुरक्षित है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें, उदाहरण सहित स्पष्ट करें मित्रों। चलो, एक जापान में 2011 में रिएक्टरों के क्षेत्र में सबसे बड़ा दुर्घटना हुआ था, जिसे बोलते हैं हम लोग फुकुशिमा दुर्घटना। ये फुकुशिमा दुर्घटना, फुकुशिमा दुर्घटना, फुकुशिमा दुर्घटना बोलते हैं। क्या हुआ था 2011 में, थोड़ा आपको बस इसका फिजियोग्राफी समझा देते हैं कि स्थिति क्या बनी थी।
2011 में जापान में बहुत बड़ा सुनामी आया। जापान तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, देश है जहां हर दिन झटके आते हैं। अब 2011 में जो सुनामी आया, इस सुनामी के बाद जो यहां पर इसे ठंडा करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए जो मशीन लगी थी ना, वो मशीनवा बंद हो गया। याद है ना कि भारी जल, शुद्ध जल, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। वो पनिये वाला मशीनवा बंद हो गया। तो कोई भी मशीन जब चलता है, काम करता है, तो उसमें एनर्जी हीट होता है। अपने ही हीट से गर्म होने लगा और इतना गर्म हो गया कि मशीन में पिघल गया, रिएक्टर पिघल गया, रिएक्टर ही पिघल गया। इस घटना को रिएक्टर मेल्ट डाउन कहते हैं। प्री के लिए शब्द मिला, क्या मिला? रिएक्टर मेल्ट डाउन। याद रखना इसको, रिएक्टर, जी हाँ, मेल्ट डाउन कहते हैं इसको। रिएक्टर मेल्ट डाउन कहा जाता है बंधुओं, रिएक्टर मेल्ट डाउन कहा जाता है। उम्मीद है दिक्कत किसी को नहीं होगा। किसी को दिक्कत है? रिएक्टर मेल्ट डाउन कहते हैं। सबका ठीक है ना? आगे बढ़ाएं इसको। और इससे जो है हानि हुई थी, उससे बहुत लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना से सबक लिया गया है। क्या सबक लिया गया इस दुर्घटना के बाद? कि जो शीतलन तकनीकों पर पुनः विचार करने पर सबक लिया गया और रिएक्टर के एक्टिव कूलिंग के लिए बाहरी ऊर्जा के सहायता से पंप चलाए जाते हैं। कहा कि अब इसको अलग से ही फिट कर दो, ना इसमें रहेगा और न कभी झंझट होना है। ये आपके रिएक्टर हैं, इतना से पर्याप्त है, काम चल जाएगा। बोलो, आलोचना करने के लिए मिलेगा, आलोचना करने के लिए मिलेगा। आलोचना नहीं कर पाओगे? ये बात बताओ, विशेषताएं आसान है कि आलोचना? आलोचना बहुत टफ है, क्योंकि आलोचना के अनेक मार्ग होते हैं। शिकायत के कोने को मार्ग है, उसी की आलोचनाएं सही होगी जो अच्छा आलोचना करेगा। तो आलोचनाओं में क्या करोगे? भारत के परमाणु कार्यक्रम की क्या आलोचनाएं करोगे भाई? स्वदेशी, स्वदेशी तो नहीं दे। कहना कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत का परमाणु ऊर्जा जो है वो स्वायत्त नहीं है। वो पूरा किसके निधि अंतर्गत काम कर रहा है? सरकार के अधीन काम कर रहा है, सरकार के नियंत्रण में है। और वही जो है एजेंसी में ये भी कहा जाता है कि अपने अधिकारी और एक्सपर्ट के लिए परमाणु विभाग सरकार का मदद लेता है। हमारे पास थोड़ा वित्त की कमी है, फाइनेंस की कमी है, यूरेनियम का कमी रहा है। ये सब चीज़ों के साथ आप 2-4 लाइन आलोचना, 2-4 कंटेंट के साथ कर दोगे, काम आपका हो जाएगा। एक काम करो, एक क्वेश्चन और लिखो। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तकनीक को, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तकनीक को वैश्विक सराहना मिली है, वैश्विक सराहना मिली है, वैश्विक सराहना मिली है। लेकिन इसे और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।
और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है, चाहे ऐसे लिखो, और अधिक सुरक्षित किया जा, चाहे किया जाना जरूरी है, किया जा सकता है मत लिखो, तुम्ही से पूछेगा तुम आओ इधर बताओ। सुरक्षित किया जाना जरूरी है, निसेसरी है। टिप्पणी कर दो इस पर, क्या करना है, टिप्पणी कर देना है, कमेंट करना है। कर पाओगे कमेंट आप सब लोग, कर पाओगे? दिक्कत है किसी को? चलिए थैंक यू सबको।